नमस्कार साथियों, मैं नंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन अपने YouTube चैनल नंदन सिंह एजुकेशनल पे। साथियों, आज मैं आप लोग के लिए एक क्लास लेकर आया हूं जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे है, यूपीएस पर। सबसे पहले मैं इस क्लास का परिचय आपको करा दूं कि यह क्लास किनके लिए बेनिफिशियल होगा। ये क्लास उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा जो यूपीएस के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। इधर वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं और किसी अदर प्रोफेशंस के हो सकते हैं, परंतु उनकी इच्छा है कि हम यूपीएस के बारे में जानें क्योंकि यह एक नई स्कीम है। तो ये क्लास वो देख सकते हैं। ये क्लास उनके लिए ज़्यादा लाभकारी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, खासकर उन प्रतियोगिता परीक्षा की जहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स पूछे जाते हैं। ये कहाँ पूछे जाते हैं? तो ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, भारत सरकार के ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट आती है वहाँ पे पेंशन्स के बारे में सेंट्रल सिविल सर्विस रूल के अंतर्गत जो सिलेबस आता है, डोमेन का उनका जो सिलेबस होता है, उसमें पेंशन के बारे में पूछा जाता है। और यह एक पेंशन की ही स्कीम है। जैसे अगर आप अभी वर्तमान की बात करें तो एम्स सीआरई का जो अभी एग्ज़ाम 26 से 28 फरवरी 2025 जो अभी कंडक्ट हो गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जितने थे, जैसे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जेएओ, डबल एओ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और जितने भी भारत सरकार के ऑटोनोमस बॉडीज होते हैं, जैसे आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आती है। उसके बाद अगर आप देखें तो केवीएस में, एनबीएस में, वहाँ पे डबल एओ की, असिस्टेंट की वैकेंसी जहाँ पर आती है, वहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स पूछे जाते हैं। अगर सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स पूछा गया है तो उसके सिलेबस में, डोमेन में यूपीएस के बारे में भी पूछा जा सकता है। जो पहले इसमें था, जो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972, सीसीएस सॉरी सीसीएस पेंशन रूल 1972 जो था, उसके बारे में पूछा जाता था। अब वहाँ उसी के जगह पे अब एनपीएस और यूपीएस के बारे में भी पूछा जाता है। तो आइए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये जो यूपीएस है, इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये स्कीम किसके द्वारा लाया गया है। तो आप जानते होंगे कि ज़्यादातर जो रूल्स है, जो कोई भी पॉलिसी है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है। और प्रेसिडेंट जो वर्ड है वो सिर्फ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के लिए नहीं आता है। ये रूल्स वगैरह जो है, इसके लिए इस टर्म्स में प्रेसिडेंट को डिफाइन करने के लिए, प्रेसिडेंट अकेले सारा काम नहीं कर सकता है, तो अपना पावर को डेलीगेट करता है मिनिस्ट्रीज के हेड को, यानी मिनिस्टर को। तो मिनिस्टर को ही यहाँ पर प्रेसिडेंट, जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट वर्ड बोला जाएगा तो वहाँ पर आप मिनिस्टर को आप समझेंगे कि मिनिस्टर के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन ये जो यूपीएस है वो किसी प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं लाया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गजट नोटिफिकेशन के थ्रू कब लाया गया है? तो 24 जनवरी 2025 को लाया गया है। किसने लाया इसको? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और ये इफेक्टिव कब से है? तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा। इट इज़ नॉट अ न्यू पेंशन सिस्टम बट अ पेंशन स्कीम अंडर एनपीएस। ये कोई अलग से पेंशन सिस्टम नहीं है, ये एनपीएस का ही पार्ट है। एनपीएस जो है अब दो तरीके से चलेगा। कैसे? तो एनपीएस विथ यूपीएस और एनपीएस विदाउट यूपीएस। अब ये क्या है? तो एनपीएस विथ यूपीएस का मतलब है कि वैसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो एनपीएस के साथ यूपीएस को ऑप्ट करता है, विदाउट यूपीएस जो यूपीएस को ऑप्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं इसके कॉर्पस के बारे में कि इसका कॉर्पस कैसा है, क्या है। कॉर्पस मतलब हुआ फंड। तो यह जो है फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नोट्स के थ्रू हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ये फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम है। एनपीएस में जो फंड रेज होता है वो दो तरीके से होता है।
कैसे? एक गवर्नमेंट सर्वेंट करता है, एक गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो बेसिक पे प्लस डीए है उसका 10% कंट्रीब्यूट होता है। बेसिक पे प्लस डीए उसका 10%, और गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है 10%। यूपीएस के लिए, एनपीएस में अभी 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? यूपीएस की। यहाँ पे 10% किया जाएगा। ठीक है, ये मंथली कंट्रीब्यूशन होता है। और आपको बता दें कि ये मंथली एन्युटी एंड लमसम पेमेंट ऑन रिटायरमेंट, ये जो यहाँ लिखा है इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये एन्युटी के लिए जाएगा, और लमसम पेमेंट ऑन सुपर एनुमेशन ऑन रिटायरमेंट ये मिलेगा। जैसे अभी आपको मिलता है रिटायरमेंट पर 60-40 का जो रेशियो है, यानी 40% पर एन्युटी परचेज की जाती है और 60% लमसम अमाउंट एम्प्लॉय को वन टाइम दे दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी लमसम अमाउंट मिलता है, बट बहुत कम मिलता है। कैसे मिलता है, क्या मिलता है, आगे हम आपको क्लास में बताएंगे, आप क्लास में बने रहें। यूपीएस में क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट सर्वेंट प्लस गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा चूँकि ये क्या है कि एश्योर्ड पे आउट पेमेंट सिस्टम इसमें है, पेंशन को एश्योर्ड किया गया है, जो कि एनपीएस में नहीं था। एश्योर्ड नहीं था वहाँ पे पेंशन, यहाँ एश्योर्ड है। तो कैसे एश्योर्ड है? तो एश्योर्ड करने के लिए यहाँ पे पूल कॉर्पस लाया गया है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन, पूल कॉर्पस एडिशनल कंट्रीब्यूशन लाया गया है। इसी से एश्योर्ड होता है पे आउट। अब ये क्या है एश्योर्ड पे आउट पेमेंट क्या है? तो आप जानते होंगे कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 में जो पेंशन के लिए वर्ड था, पेंशन वर्ड यूज किया जाता था। एनपीएस में उसको एन्युटी कहा जाता था, और यूपीएस में इसको पेमेंट पे आउट पेमेंट कहा जाता है। एश्योर्ड पेमेंट पे आउट एन्युटी की जगह पर, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। अब है कि ये किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा, अप्लाई किसके ऊपर होगा? तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न बाय एनपीएस वेदर सर्विंग रिटायर्ड कैन गिव ऑप्शन फॉर यूपीएस। अगर वो सेवारत है या रिटायर हो गया है, किसी भी स्थिति में यूपीएस के लिए वो ऑप्शन दे सकता है। ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए उसको राइट दिया गया है। ऑप्शन विल बी फाइनल, ये जो ऑप्शन होगा उसका फाइनल होगा, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको बदल नहीं सकते हैं। अब समझते हैं कि एश्योर्ड पे आउट, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि एश्योर्ड पे आउट के बारे में, ये जो कि पहले यूनिटी कहा जाता था, उससे पहले पेंशन कहा जाता था, ये क्या है, एश्योर्ड पे आउट क्या है? तो और ये किनको मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। एश्योर्ड पे आउट जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर वो सुपर एनुएशन पे अगर रिटायर होता है तो उनको एश्योर्ड पे आउट दिया जाता है, और उनके डेथ होने के बाद उनके स्पाउस को जो दिया जाता है उसको पहले वाले पेंशन में क्या कहते थे हम लोग? फैमिली पेंशन कहते थे ना, फैमिली पेंशन। और यहाँ पर क्या है? फैमिली पे आउट है, फैमिली पेंशन को फैमिली पे आउट बोल दिया है। और इसमें क्या है कि 3 तरह के सिचुएशंस आते हैं, गिवन इन 3 सिचुएशन, 3 तरह की स्थिति में ये दिया जाता है। कैसा? तो सबसे पहला है तो सुपर एनुएशन पर। सुपर एनुएशन यानी कि जो 60 साल की सेवा जो पूरी कर ली जाती है सरकारी कर्मचारी के द्वारा, तो उसको सुपर एनुएशन कहते हैं। रिटायरमेंट ऑन सुपर एनुएशन। रिटायरमेंट कई तरह के होते हैं, जैसे प्री मैच्योर रिटायरमेंट, वीआरएस, है ना। तो ये सुपर एनुएशन रिटायरमेंट जो होता है वो 60 ईयर्स सर्विस कंप्लीट करने का वर्ड होता है सुपर एनुएशन। आइए, सुपर एनुएशन बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन्हें पता है, जो अभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की उनको सुपर एनुएशन वर्ड अगर पता नहीं चलता, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो सुपर एनुएशन पे एश्योर्ड पे आउट दिया जाता है, और कंडीशन क्या है कि आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ मिनिमम 10 ईयर्स। आफ्टर क्वालिफाइंग इसकी क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 10 ईयर्स है,
और ये एश्योर्ड पे आउट कब से लागू होगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम डे ऑफ सुपर एनुएशन, जिस दिन वो सुपर एनुएट हो रहे हैं उस दिन से इनको एश्योर्ड पे आउट लागू लागू होगा। और ये जो अमाउंट इसका मिलेगा बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन, इनके कंट्रीब्यूशन पे भी निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा आगे हम आपको बताएंगे उसके कैलकुलेशन में। इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा पेचीदा है, आगे आपको देखने को मिलेगा इसी क्लास में। आइए, दूसरी स्थिति है प्री मैच्योर रिटायरमेंट। प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो होता है उस स्थिति में भी आपको एश्योर्ड पे आउट दिया जाता है एज पर फाइनेंशियल रेगुलेशन FR 56J। विथ ये कब से लागू होगा? ये जो दिया जाता है उसका डेट क्या होगा? तो विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ प्री मैच्योर रिटायरमेंट। प्री मैच्योर रिटायरमेंट के डेट से ये दिया जाता है। उसके बाद तीसरी स्थिति आपको हमने बताया था, 3 स्थिति में दिया जाता है, सुपर एनुएशन, प्री मैच्योर रिटायरमेंट और तीसरा है VRS। VRS की स्थिति में भी दिया जाता है, उसमें जो है आफ्टर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है 25 ईयर्स है। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स। और ये कब से इफेक्टिव होता है? विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव सुपर एनुएटेड, जिस दिन से वो VRS ले रहा है। अब है कि एश्योर्ड पेमेंट, एश्योर्ड पे आउट जो है किनके ऊपर एडमिशेबल नहीं है, नॉट एडमिशेबल। तो ये जो आपका पेंशन है ये एडमिशेबल नहीं होगा उस स्थिति में जब आपकी सर्विस जो है लेस देन 10 ईयर्स है। जब आप रिजाइन कर रहे हैं, डिसमिस हो रहे हैं, रिमूव फ्रॉम सर्विस हो रहे हैं, रिजाइन हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको जो है ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो पेंशन ये है ये आपको नहीं मिलेगा। ये पेंशन आपको नहीं मिलेगा UPS का। अगर आप बहुत से लोग होते हैं जो रिजाइन कर देते हैं, नई दूसरी नौकरी में रिजिग्नेशन देकर चले जाते हैं या फैमिली रीजन से रिजाइन करते हैं, डायरेक्ट प्लेन रिजिग्नेशन दे देते हैं, तो देने से पहले इस बात को अवश्य देखेंगे कि ऐसी स्थिति में हमें UPS के द्वारा जो पेंशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट अंडर UPS, इसके अंदर क्या क्या लाभ है ये तो आपको हमने मोटा मोटी सारी चीज़ें बता दिया। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है। देखिए, पहला बेनिफिट है इसका जो NPS से अलग है। जैसे NPS में क्या होता था कि आपकी जो पेंशन होती थी वो मार्केट बेस्ड है। वो जितने भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जो ASPs हैं, जैसे ICIC है, LIC है, SBI है, HDFC है, इन सारे जो कंपनियां हैं उनके ऊपर उनके मार्केट बेस्ड है, वहाँ से डिसाइड होती थी। यहाँ पे क्या है कि ये फुल एश्योर्ड पे आउट, यहाँ पे गारंटेड पेंशन जो बताया गया है ना, यही गारंटी यहाँ पर दी गई है कि फिर फुल एश्योर्ड पे आउट यहाँ पे मिलेगा। और ये क्या मिलेगा, तो कब मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा? तो आपकी ये फुल एश्योर्ड पाने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस आपकी जो है 25 ईयर होनी चाहिए। अभी आपको हमने बताया था कि जो है इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स जो है वो एश्योर्ड पे आउट के लिए है। लेकिन अगर उस एश्योर्ड पे आउट में आप फुल एश्योर्ड पे आउट लेना चाहते हैं तो उस स्थिति में मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स है। और अगर आप ये कंप्लीट करते हैं 25 ईयर्स को तो आपको जो पेंशन है, जो गारंटी वाला जो पेंशन की बात की जा रही है वो यही है कि आपका जो अमाउंट है वो 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ ऑफ सर्विस आपका होगा। जो पहले वाले जो CCS पेंशन रूल 1972 में जो इमोलमेंट्स निकाला जाता था ना, तो यहाँ भी इमोलमेंट्स आपका निकाला जाएगा और वो कैलकुलेशन जो है वो लास्ट 12 मंथ और बेसिक पे जो आपका रहेगा उसका एवरेज निकाल करके और उसके 50% यानी उसका आधा कर दिया जाएगा, वही आपका इमोलमेंट्स होगा पेंशन के लिए। और जैसे बहुत से ऐसे पेशा होता है जहाँ पर NPA मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जैसे डॉक्टरी पेशा है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए,
तो वहाँ पे जो पहले वाला पेंशन था ओपीएस का, उसमें पेंशन का इमॉल्वमेंट्स कैलकुलेट करते समय बेसिक पे के साथ एनपीए को इंक्लूड किया जाता था, यहाँ भी एनपीए को इंक्लूड किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो फुल एश्योर्ड पे आउट है ये आपको नहीं मिलेगा कब, जब आपकी सर्विस एक दिन भी अगर 25 साल से कम हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, फुल तो नहीं मिलेगा बट मिलेगा तो ज़रूर। तो क्या मिलेगा, तो वो लेसर क्वालिफाइंग सर्विस में आपको प्रोपोर्शनेट पे आउट मिलेगा। आपको जो है लेसर क्वालिफाइंग सर्विस जो है लेस देन 25 ईयर है, तो उसमें प्रोपोर्शनेट पे आउट मिलेगा। और कंडीशन ये है कि मिनिमम जो है 10,000 इसमें रखा गया है, मिनिमम 10,000 आपका इमॉल्वमेंट्स निकलेगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन डाल दिया है कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट सर्वेंट हैव कंप्लीटेड मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अगर वो कंप्लीट किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, एंड और मोर, तभी आप वो प्रोपोर्शनेट वाला कैलकुलेशन रहेगा। इसमें कैलकुलेशन के जो है 7-8 कंडीशन दिए गए हैं, 7-8 तरीके से कैलकुलेट होता है। नीचे उसका नोटिफिकेशन में कैलकुलेशन दिया हुआ है, आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे। तो हम बात कर रहे थे इसका बेनिफिट के बारे में, जिसमें पहला है कि फुल एश्योर्ड पे आउट है, दूसरा है, अब दूसरी की बात करते हैं कि फैमिली पे आउट। जो पहले आपको पेंशन जो मिलता था उसमें फैमिली पेंशन मिलता था, फैमिली पेंशन मिलता था, तो यहाँ पर क्या है, फैमिली पे आउट है, बस वर्ड चेंज हो गया है, चीज़ें कमोवेश वही है, और कुछ ऐसा है जो वहाँ से भी इसमें जो है सुविधाएं कम दी गई है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसाइड करना होगा, उसके डिस्क्रिमिनेशन पे है, वो क्या सोचता है, कैसे अपनी पेंशन के बारे में प्लानिंग करता है, वो कंपैरिजन करके इसको ऑप्ट कर सकता है। तो फैमिली पेंशन को फैमिली पे आउट वर्ड यहाँ पे दिया गया है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पे आउट होल्डर, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट, पे आउट होल्डर मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट, आफ्टर सुपर एनुएशन या प्री मैच्योर रिटायरमेंट या वीआरएस सुपर एनुएशन या प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बाद अगर गवर्नमेंट सर्वेंट यानी पे आउट होल्डर का डेथ होता है, तो ऐसे स्थिति में उसको उसकी स्पाउस को फैमिली पेंशन दिया जाएगा। किसको? स्पाउस को। उसका जो नोटिफिकेशन में है उसमें स्पष्टतः यह वर्ड मेंशन किया है, टू लीगली वेडेड स्पाउस। यही है, यहाँ एक आप फिर से वो ग्रे एरिया देख सकते हैं क्या। तो एनपीएस में क्या होता था, जो नेक्स्ट ऑफ किन होते थे उनको पेंशन मिलता था, चाहे जो भी मिलता था, जो भी अमाउंट था उनको नेक्स्ट ऑफ किन को मिल जाता था। जैसे स्पाउस अगर नहीं है तो उसका अगर बच्चा है तो उसके लड़के को भी, या लड़की अगर अनमैरिड है तो लड़का अगर 25 साल से कम उम्र का है तो उसको पेंशन का एलिजिबिलिटी वो फुलफिल करता था। बट यहाँ पर वो चीज़ साइलेंट किया हुआ है, यहाँ सिर्फ लिखा है कि टू लीगली वेडेड स्पाउस, ओनली स्पाउस की बात यहाँ कर रहा है। और वो भी पेंशन कितना मिलेगा, तो 60% ऑफ एश्योर्ड पे आउट। जो एश्योर्ड पे आउट निकला उसका 60%, और एश्योर्ड पे आउट को अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया ऊपर कि वो क्या होता था, लास्ट 12th मंथ बेसिक पे का 50%, लास्ट 12th मंथ बेसिक पे का एवरेज का 50% आधा, और उस आधे का भी 60% यहाँ पर देगा। यानी कि अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी आपको जो है बेसिक पे का 30% निकलेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, एश्योर्ड पे आउट का 60%, ना कि बेसिक पे का। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम फैमिली पेंशन इसमें है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। और अगर एक यहाँ पर ड्रॉबैक इसकी है, उसको भी डिस्कस करते हैं कि इन सर्विस अगर डेथ कर जाता है, इन सर्विस अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ होती है तो फैमिली पेंशन उसमें यूपीएस में नॉट अप्लाई, कोई फैमिली पेंशन नहीं है। जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है, एनपीएस में ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए दिया गया है कि इन सर्विस अगर डेथ करता है तो वो उसके फैमिली को ओपीएस के तहत पेंशन मिल सकता है, या एनपीएस के तहत वो लेना चाहे तो एनपीएस के तहत उसमें ऑप्शन दिया है।
जैसे अभी हमारे डिपार्टमेंट में एक महिला थी, वो 8 साल की मात्र सर्विस करके डेथ कर गई, तो उसके बच्चे को जो है पेंशन मिलेगा, और वो भी इन्हांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगा। इन्हांस रेट पे मिलेगा। इन्हांस रेट मतलब बेसिक पे का 50%। जो यहाँ पे आप एश्योर्ड पे आउट की में जो जिक्र किया गया है, ये एश्योर्ड पे आउट जो ऊपर में गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जिक्र किया गया है डायरेक्ट पेंशन के लिए, वहाँ पे इन केस ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन सर्विस फैमिली पेंशन इन्हांस रेट दिया जाता है। अगर उसकी सर्विस 10 साल से कम है, तो अगर 10 साल से ज़्यादा की सर्विस है तो फिर उसका रूल्स अलग है। लेकिन यूपीएस में फैमिली पेंशन है ही नहीं अगर इन सर्विस कोई डेथ करता है तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब आगे आते हैं, जो तीसरी बेनिफिट है इसका, वो ये है कि इसमें डीआर दिया गया है, मतलब डियरनेस रिलीफ दिया गया है। इसमें आपको डियरनेस रिलीफ दिया गया है ऑन एश्योर्ड पे आउट और फैमिली पेंशन, दोनों पे आपको फैमिली पेंशन मिल रहा है, आपको पेंशन मिल रहा है, तो दोनों स्थिति में आपको डियरनेस अलाउंस दिया गया है। और ये जो डियरनेस अलाउंस डियरनेस रिलीफ है, ये उसी तरह से कैलकुलेट होगा जैसे डीए कैलकुलेट होता था। डियरनेस अलाउंस जो करेंट रेट जो गवर्नमेंट का रहेगा बेसिक पे प्लस डीए का, वही डीए आपको जो है बेसिक पे प्लस बेसिक पे के ऊपर डीए आपको मिलेगा। एक तीसरा चौथा इसमें बेनिफिट ये है, ये बेनिफिट की बात है, तो इसमें ये बेनिफिट इसको कहें या इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि जो एनपीएस में था वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको 60% अमाउंट आपके कॉर्पस वैल्यू का मिल जाता था, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, लमसम इसमें अमाउंट तो मिल रहा है, लमसम अमाउंट इसमें भी मिल रहा है, परंतु कितना मिल रहा है, तो 10% ऑफ मंथली इमोलमेंट्स, यानी बेसिक पे प्लस डीए का, फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। यानी कि कोई एम्प्लॉई अगर 20 साल सर्विस करके रिटायर हो रहा है, तो 20 साल में कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस कितने होंगे, 40 होंगे। तो उसका जो बेसिक पे प्लस डीए जो रहेगा लास्ट वाला, उसका 10% निकाल करके 40 से मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया जाएगा। और इसका जो लमसम अमाउंट मिलेगा, इससे आपका जो एश्योर्ड पे आउट है उस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। एश्योर्ड पे आउट जो आपका है वो मिलता रहेगा, ये और ये भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, यही इसका बेनिफिट है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे एनपीएस से, तो एक कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं कि ये बेनिफिट है या ड्रॉबैक है, क्या है। सबका अपना अपना तरीका है चीज़ों को कंपेयर करने का, और किसको क्या अच्छा लगता है उस आधार पे ऑप्ट कर सकता है। अब है कि कॉर्पस अंडर एनपीएस, एनपीएस के अंदर जो है वो कॉर्पस यानी कि फंड, वो फंड कैसे जो है रेज हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो इसमें जो है 3 तरीके से हो रहा है। क्या है, तो पहला आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस में क्या होता है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट का कंट्रीब्यूशन होता है 10% ऑफ बेसिक एंड डीए, फिर है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ये क्या है, तो 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। उसके बाद फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट जो इसका हो रहा है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट, जैसे इसका कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो उसमें 2 तरीका है कि गवर्नमेंट सर्वेंट उसको जो है चूज भी कर सकता है, कैन चूज, इफ़ नॉट चूजन, उसने अगर चूज नहीं किया तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ले लेगा, डिसाइडेड बाय PFRDA, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उसके द्वारा ये जो है डिसाइड कर लिया जाएगा। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन उसको उसके द्वारा आपको मिल जाएगा, और आप खुद से भी इसको चूज कर सकते हैं। तो ये जो आपने देखा कि आईसी में जो है इंडिविजुअल कॉर्पस जो है वो कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसमें दोनों तरीका है। दूसरा है जो हमारा कॉर्पस है एनपीएस का, वो कैसे रेज हो रहा है, तो उसको कहते हैं पूल कॉर्पस। तो पूल कॉर्पस क्या है, तो यह एक एडिशनल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है
वो 8.5%, 8.5% ऑफ बेसिक पे प्लस DA होता है। ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु ऑप्टेड यूपीएस। ये किसके लिए है? तो सिर्फ उसी के लिए है जिसने यूपीएस को ऑप्ट किया है एनपीएस में रहते हुए। और इसका इन्वेस्टमेंट जो चॉइस है, इसका जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये कहाँ इन्वेस्ट होगा? जैसे आपने देखा अंतर दोनों में क्या है, आईसी और ये पीसी में, कि इंडिविजुअल कॉर्पस जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट डिसाइड कर सकता है, चूज कर सकता है कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में देना है। और इसमें क्या है कि पूल कॉर्पस में जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट इसको डिसाइड नहीं करती है, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फॉर सपोर्टिंग एश्योर्ड पे आउट, ये किस लिए है? तो ये इसलिए दिया गया है कि हमारा एश्योर्ड पे आउट जो हमारा बन रहा है, जो गारंटी पेंशन, जो गारंटेड पेंशन की बात कही गई है, वो यही पूल कॉर्पस के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बेंचमार्क कॉर्पस। ये जो फंड रेज हो रहा है, कॉर्पस जो रेज हो रहा है, वो 3 तरीके से हमने बताया था होता है, आईसी, पीसी और बीसी। इंडिविजुअल कॉर्पस, पूल कॉर्पस और ये बीसी बेंचमार्क कॉर्पस। ये बेंचमार्क कॉर्पस क्या है? ये डिटरमाइंड बाय पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसको डिटरमाइन करती है। और इसको जो एज्यूम करती है, यानी कि इसका जो बेस है वो क्या है? तो रेगुलर रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कंट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। जो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो, और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो रेगुलर रिसिप्ट, यानी कि उसका बेसिक पे प्लस डीए का जो 10% है गवर्नमेंट सर्वेंट का वो कंट्रीब्यूशन, और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन वही बेसिक पे प्लस डीए का है वो रेगुलर रिसिप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इसमें देखा जाता है बेंचमार्क कॉर्पस निकालते समय। और इसमें ये देखा जाता है कि फॉर मिसिंग कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन, जैसे कभी कभी ऐसा हुआ इंडिविजुअल जो है यूएल ऑन एमसी हो गया, या यूएल विदाउट एमसी हुआ, सर्विस जैसे यूएल ऑन एमसी है, सर्विस उसकी रेगुलराइज तो हो गई है, बट क्या है कि उस समय उसकी सैलरी बनी ही नहीं, यूएल था। और तो यूएल था तो इस स्थिति में उसका जो है कंट्रीब्यूशन तो नहीं गया था, तो वो उसको कहते हैं मिसिंग कंट्रीब्यूशन। ये जो है मिसिंग कंट्रीब्यूशन यही। तो बेंचमार्क कॉर्पस निकालते समय, बीसी निकालते समय मिसिंग कंट्रीब्यूशन को देखा जाता है। और ये जो है वैल्यू डिटरमाइन कौन करती है? पीएफआरडीए करती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन डिफॉल्ट पैटर्न, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन डिफॉल्ट पैटर्न डिसाइडेड बाय पीएफआरडीए। पीएफआरडीए ही जो है इसको डिसाइड करती है कि इन्वेस्टमेंट जो है डिफॉल्ट पैटर्न पे दिया जाएगा। आगे गवर्नमेंट सर्वेंट। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर कमिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।